गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली टर्न पर अपन ने संकुलों के बारे में स्टडी किया था। संकुल क्या होते हैं और किस तरीके से ये डबल सॉल्ट से विभिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, और इनके अलग अलग अपन ने एग्जाम्पल्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। उसके पश्चात अपन ने जो टर्म्स संकुलों में या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं उन टर्म्स के बारे में जाना था। और उन टर्म्स में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगैंड्स, मेटल्स, इन सब के बारे में स्टडी किया था। अब ये जो सारी टर्म्स हैं या जो भी अपन ने अभी तक स्टडी किया, इसके लिए बहुत आसानी से या पहले से ये अपने को ज्ञात नहीं था। और इन सब के बारे में सबसे पहले जो है वो वर्नर ने सारी एग्जाम्पल्स या सारी व्याख्या करी थी। इसलिए वर्नर को अपन फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। और 1913 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट योगदान देने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो वर्नर जो है, इसे अपन कहेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के दाता या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर के रूप में जाना जाता है। अब इन्होंने ये जो स्टडी करी और जितनी भी टर्म्स अपन आजकल यूज़ कर रहे हैं इन सब के बारे में जो बताया था, तो ये भी बहुत ही एक खासियत रही कि उस समय वर्नर ने अपना जो भी काम किया था वो कोबाल्ट 3 और प्लैटिनम 4 के अमीन्स पर अपना काम किया। और उन्होंने ये देखा कि सबसे पहले कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के जो कॉम्प्लेक्सेस बनाए, उन्होंने ये देखा कि ये अगर इन्हें अलग अलग अनुपात में मिलाया जाए, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को, तो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि कोबाल्ट 3 और अमोनिया को मिलाने पर 6 कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है, जिनका सूत्र अपन इस तरीके से लिखते हैं COCl3 6NH3। और ये कैसे पता लगा? क्योंकि हर बार जब उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया मिलाया तो जो भी यौगिक बना या कॉम्प्लेक्स बना वो अलग अलग कलर का था। तो उसको आश्चर्य हुआ कि ये कलर क्यों अलग है, जबकि कंपाउंड्स जो अपन मिला रहे हैं वो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया ही है, लेकिन कहीं कहीं उनका अनुपात थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बने थे वो है COCl3 6NH3, जो कि ऑरेंज कलर का था, ऑरेंज रेड कलर का था। ये COCl3 5NH3 H2O, ये पिंक कलर का प्राप्त हुआ। COCl3 5NH3 वायलेट कलर का, बैंगनी कलर का ये कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुआ था। COCl3 4NH3, ये 4NH3 वाला कॉम्प्लेक्स 2 कलर्स में प्राप्त हुआ, पहला ग्रीन कलर और दूसरा बैंगनी कलर। बाद में ये पता लगा कि ये कॉम्प्लेक्स 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के रूप में उपस्थित रहता है, जिसका सिस और ट्रांस के रूप में उपस्थित होता है, इसलिए इनका अलग अलग कलर होता है। और लास्ट कॉम्प्लेक्स जो प्राप्त हुआ COCl3 3NH3, ये ब्लू ग्रीन कलर का था। तो जब 6 कॉम्प्लेक्सेस वर्नर को प्राप्त हुए तो नेचुरली उसकी उत्सुकता बढ़ी कि भाई हर कॉम्प्लेक्स में कलर क्यों अलग है। इसका मतलब इसके अंदर जो रिएक्शन है या इसके अंदर जो बॉन्डिंग है या इसके अंदर जो किस तरीके का बॉन्ड है, ये सब अलग अलग होगा, इसलिए इन कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स भी अलग अलग प्राप्त हुए हैं। इसको खोज करने के लिए वर्नर ने बहुत स्टडी करी और फिर ये फाइंड आउट किया कि यहाँ पर किस प्रकार का बंध संकुलों में उपस्थित होता है। स्टडी करने के आधार पर इन्होंने समझाया कि कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए जो मेटल एटम उपस्थित होता है, सेंट्रल मेटल एटम जिसे अपन कहते हैं, और इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा जाता है। ये मेटल 2 प्रकार की संयोजकताएं धारण करता है। पहली संयोजकता या वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, जिसे अपन प्राइमरी वैलेंसी या प्राथमिक वैलेंसी, प्रिंसिपल वैलेंसी भी कहते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी जिसे अपन कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, और इसे अपन ऑक्सिलरी वैलेंसी भी कहते हैं। तो हर मेटल एटम
संकुल में दो प्रकार की संयोजकताएं रखता है। पहली संयोजकता दर्शाता है उसे अपन कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। दूसरी संयोजकता जो दर्शाई जाती है मेटल द्वारा उसे अपन कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अब दोनों वैलेंसी अपने अपने इम्पोर्टेंस रखती है और इन्हें अपन विभेद या इनको अपन डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जैसे अगर पहले अपन प्राइमरी वैलेंसी के बारे में स्टडी करें तो प्राइमरी वैलेंसी जब उसने देखा, स्टडी करी, तो उसने पाया कि प्राइमरी वैलेंसी मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। अर्थात मेटल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, इसे प्राइमरी वैलेंसी द्वारा दर्शाया जाता है। तो अपन ऑक्सीकरण अवस्था अगर उसकी निकाल लें मेटल एटम की, तो अपने को प्राइमरी वैलेंसी के बारे में पता लग जाता है। और ये प्राइमरी वैलेंसी ज़्यादातर पॉजिटिव होती है, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो पॉजिटिव अधिकतर ज़ीरो या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए ये अधिकतर पॉजिटिव होती हैं। ज़ीरो भी होती है, आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों में हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो सबसे पहला जो प्राइमरी वैलेंसी द्वारा क्या निर्धारित होता है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी हर समय एन आयन द्वारा ही संतुष्ट होती है, नेगेटिव आयंस द्वारा ही संतुष्ट होती हैं। और ये एन आयन जो हैं जो सेटिस्फाई करते हैं प्राइमरी वैलेंसी को, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर की ओर लिखे जाते हैं। अर्थात प्राइमरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं लिखा जाता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की ओर इनको लिखा जाता है और ये नेगेटिव आयंस द्वारा प्रदर्शित या सेटिस्फाइड होती है। अब जब अपन इनको कोऑर्डिनेशन से बाहर रखते हैं, अपने को ये पता है पहले से ही, जब अपन ने पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी या कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा था, तो अपने को ज्ञात है कि कोऑर्डिनेशन के अंदर, स्फीयर के अंदर जो भी मेटल एटम और लिगैंड्स उपस्थित होते हैं वो कभी भी आयंस के रूप में अलग अलग एक्वस सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो अलग अलग आयंस के रूप में विभाजित नहीं होते। पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक आयन के रूप में और जो बाहर उपस्थित है वो दूसरे आयन के रूप में अवक्षेपित या अलग हो सकता है। तो प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिख रहे हैं, इसलिए अगर इस सॉल्ट को, संकुल को पानी में डाल दिया जाए तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज होकर के आयंस के रूप में बाहर आ सकती हैं। इसको अवक्षेपित भी कर सकते हैं अपन और आयंस के रूप में अपने को प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए इनको अपन आयनाइजेबल कहते हैं। आयनाइजेबल वैलेंसी जो कि आयंस के रूप में प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, उन्हें अपन प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है। या आगे अपन एग्जाम्पल देखेंगे जब आपको समझ में आ जाएंगे। अब प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, इसको अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखते हैं, इसलिए इनको डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बिंदु वाली लाइन द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, इसलिए ये संकुल की ज्यामिति निर्धारित नहीं करती। आकार निर्धारण में प्राइमरी वैलेंसी का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होती है। इसलिए जो भी आकार या ज्यामिति संकुल की होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा ही निर्धारित की जाती है। तो अब संक्षेप में अगर अपन देखें तो प्राइमरी वैलेंसी की क्या कौन कौन से गुण होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर बताती है, ये नेगेटिव आयंस द्वारा ही संतुष्ट होती हैं, एनायन द्वारा संतुष्ट होती हैं। तीसरा, ये आयनाइजेबल होती हैं, इसलिए जब जल में डाला जाए तो आयंस के रूप में बाहर निकल जाती हैं, इसलिए इन्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं लिखा जाता, अपितु कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लिखा जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लिखा जाता है इसलिए ये डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित होती हैं और नॉन डायरेक्शनल होने के कारण ये अणु की ज्यामिति निर्धारित नहीं करती। अब कोबाल्ट का जो पहला कॉम्प्लेक्स था उसको एग्जाम्पल लेकर के अगर अपन प्राइमरी वैलेंसी के बारे में यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर CONH3 होल 6 Cl3 कॉम्प्लेक्स है ये वाला, और इस कॉम्प्लेक्स में CONH3 होल 6 को अपन ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा हुआ है और इन्हें बोल्ड लाइन द्वारा दिखाया गया है, दर्शाया गया है। डॉटेड लाइन में 3 क्लोराइड आयंस दर्शाए गए हैं और ये आयनाइजेशन स्फीयर से बाहर की तरफ उपस्थित है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या आयनाइजेशन स्फीयर की बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं। इसलिए अगर इस मॉलिक्यूल को या संकुल को जल में डाल दिया जाए तो ये 3 क्लोराइड आयंस जो बाहर उपस्थित हैं ये आयंस के रूप में बाहर आ जाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर का अगर अपन इसका फॉर्मूला लिखें तो इसे लिखा जाता है CONH3 होल 6 और Cl3 बाहर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर या स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो मैंने लिखा है +3, ये +3 कैसे पता लगा? जितने आयंस बाहर उपस्थित हैं, जैसे Cl3 आपने बाहर लिखा है, इसका मतलब Cl पर कौन सा चार्ज है? -1, और कितने Cl हैं? 3। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज बैलेंस करने के लिए अपन ने इसको Cl3 जो है वो लिखा है। तो 3 Cl के हिसाब से इस कॉम्प्लेक्स पर +3 आ गया और इस Cl पे -3 आ गया और पूरा जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो यहाँ पर अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, अगर X ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की है तो X +0, क्योंकि अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगैंड है, विच इज़ इक्वल टू +3। कॉम्प्लेक्स पे कौन सा आवेश है? +3, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए तो X की वैल्यू जो है +3 आ जाती है, अर्थात कोबाल्ट जो है ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इन कॉम्प्लेक्सेस में उपस्थित होता है। इस कॉम्प्लेक्स में +3 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ऑक्सीकरण अवस्था +3 होने के कारण तीनों क्लोराइड आयन जो है ये प्राइमरी वैलेंसी दर्शाते हैं। अब दूसरी ओर देखा जाए सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट वैलेंसी है। प्राइमरी की अपेक्षा ये सारे संकुल की सारे गुण ये निर्धारित करती हैं। सेकेंडरी वैलेंसी ये किसके बराबर होती है? कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर या मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। जितना मेटल जो अपन मेटल इंपॉर्टेंट मेटल ले रहे हैं या मुख्य मेटल जो अपन लेते हैं वो जितने भी नियरेस्ट नेबर से जुड़ा हुआ है उसे अपन कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, जो कि अपन ने पिछली टर्न पे पढ़ा था, समन्वय संख्या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं। और ये वैलेंसी अधिकतर नेगेटिव या न्यूट्रल, कभी कभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द्वारा भी संतुष्ट की जा सकती है। जैसे यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN होल 6। अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर अपन देखेंगे तो मुख्य मेटल जो है वो आयरन है और आयरन के साथ जो लिगैंड उपस्थित है वो साइनाइड लिगैंड है। साइनाइड लिगैंड यहाँ पर 6 हैं, इसलिए आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो जाता है और ये नेगेटिव लिगैंड है। तो एनायनिक आयंस द्वारा ये सेटिस्फाइड हुई है। ये नॉन आयनाइजेबल है क्योंकि ये अंदर की तरफ उपस्थित है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर उपस्थित होती है। सेकेंड एग्जाम्पल जो कि कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स अभी अपन ने पढ़ा था, CONH3 होल 6 Cl3। यहाँ पर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है क्योंकि ये 6 अमोनिया लिगैंड द्वारा संतुष्ट होती हैं और ये लिगैंड जो है वो न्यूट्रल लिगैंड है। ये एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल लिगैंड्स, ये अपन को एग्जाम्पल देना था इसलिए। इसी का कोबाल्ट का दूसरा कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 5 Cl। अब आप यहाँ देखिए कि 2 लिगैंड्स हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, 5 लिगैंड तो अमोनिया है और 1 Cl, तो 5 न्यूट्रल लिगैंड्स और 1 नेगेटिव लिगैंड। कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो एनायंस या न्यूट्रल लिगैंड्स या मॉलिक्यूल द्वारा संतुष्ट की जाती हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स या आयंस अंदर की ओर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित होते हैं मेटल के साथ, उन्हें अपन लिगैंड्स कहते हैं, जिनको अपन ने पहले परिभाषित कर दिया है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा होने के कारण ये जब पानी में डाल दिया जाता है तो ये आयंस के रूप में उपस्थित या आयंस के रूप में नहीं निकल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपन CONH3 होल 5 Cl को पानी में डाल दें
तो ये पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एक आयन के रूप में बनेगा और Cl2 जो बाहर की तरफ है वो Cl- के रूप में अपने को अवक्षेपित या आयंस के रूप में ये प्राप्त होंगे। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये नॉन आयनाइजेबल है और इन्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर या आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो बॉन्ड है मेटल के साथ उसे अपन स्ट्रेट लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्राइमरी वैलेंसी को अपन ने डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित किया था वैसा नहीं प्रदर्शित किया जाता, अपितु इसे बोल्ड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता है मेटल का, इसलिए इस कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उससे अपन इनका मेटल एटम का संकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये मेटल एटम के संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है कि क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा या क्या संकरण इसका होगा। और हाइब्रिडाइजेशन बताने के कारण ये डायरेक्शनल होती हैं। ये डायरेक्शनल अर्थात इनका एक निश्चित विन्यास होता है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल की शेप होती है। sp2 होता है तो यहाँ पर ट्राइंगल टाइप जो ट्राइगोनल शेप यहाँ पर उपस्थित होती है। sp संकरण यदि हो तो लीनियर शेप उपस्थित होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब संकरण है तो ये संकरण में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है और इसलिए अणु को एक निर्धारित ज्यामिति प्राप्त होती है। इसलिए मॉलिक्यूल की ज्यामिति जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा ही निर्धारित होती है। ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं, अर्थात विलयन में ये आयंस के रूप में प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो अगर दोनों वैलेंसीज को अपन कंपेयर करें तो यहाँ पर जो मुख्य वैलेंसी या जो इम्पोर्टेंट वैलेंसी मानी जाती है वो है सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे संकरण अभी मैंने बताया आपको, उसकी ज्यामिति, उसके बंध और जितने भी इनके स्पेक्ट्रा वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा ही निर्धारित होती हैं। इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वैलेंसी है। कभी कभी लिगेंड्स की कमी होने के कारण मेटल एटम अपनी सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए या पूर्ण करने के लिए प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उसी को सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में यूज़ कर लेता है। अर्थात अब वो वैलेंसी जो है वो नॉन आयनाइजेबल हो जाएगी और उसे अपन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इस प्रकार का जो एनायन है, जो भी आयनायन होता है जो दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, उनको डॉटेड और बोल्ड दोनों लाइनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।